राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीतिक तटस्थता का अर्थ यह नहीं था कि वह समाज से कटा हुआ था। इसके विपरीत, इस काल में संघ की सामाजिक उपस्थिति और अधिक स्पष्ट होती जाती है। जब राजनीतिक गतिविधियां तीव्र हो रही थी, तब संघ स्वयंसेवक समाज के दैनिक जीवन से जुड़े कार्यों में सक्रिय दिखाई देते हैं। स्थानीय स्तर पर सहायता, आपदा के समय सहयोग और सामूहिक अनुशासन, ये सभी संघ की नियमित गतिविधियों का हिस्सा थे। इन कार्यों में कोई प्रचार नहीं था, न ही किसी प्रकार का राजनीतिक संदेश। यह कार्य स्वाभाविक थे, शाखा के अभ्यास से जुड़े हुए। संघ की यह सामाजिक सक्रियता उसे समाज से जोड़े रखती है, लेकिन राजनीतिक संघर्ष से दूर रखती है। यह एक सूक्ष्म संतुलन था, जिसे बनाए रखना आसान नहीं था, क्योंकि अक्सर समाज सेवा और राजनीतिक सक्रियता के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। लेकिन संघ ने इस रेखा को स्पष्ट रखने का प्रयास किया। सेवा को दायित्व माना गया और राजनीति को संगठनात्मक दायरे से बाहर रखा गया। इस दृष्टिकोण ने संघ को समाज के भीतर स्वीकार्यता दी, बिना उसे किसी राजनीतिक ध्रुव से जोड़ने के। यह सामाजिक जुड़ाव संघ के लिए एक प्रकार की मौन उपस्थिति बन गया, ऐसी उपस्थिति जो दिखाई तो देती थी, लेकिन शोर नहीं करती थी। इस पूरे काल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सार्वजनिक छवि एक पहेली बनी रही। बाहर से देखने वालों के लिए यह स्पष्ट नहीं था कि संघ वास्तव में क्या है और क्या नहीं है। न तो वह किसी आंदोलन का नेतृत्व करता दिखता था, न ही किसी राजनीतिक बहस का हिस्सा बनता था। इस अस्पष्टता ने कई प्रकार की धारणाओं को जन्म दिया। कुछ लोगों को संघ एक गुप्त संगठन जैसा लगता था, क्योंकि उसकी गतिविधियां नियमित थी, लेकिन सार्वजनिक प्रदर्शन से दूर थी। कुछ को वह निष्क्रिय प्रतीत होता था, क्योंकि वह तत्काल प्रतिक्रिया नहीं देता था। वास्तव में संघ न तो छिपा हुआ था और न ही निष्क्रिय। उसकी गतिविधियां खुले रूप से होती थी, लेकिन उसकी भाषा और शैली अलग थी। वह घोषणाओं के माध्यम से नहीं, बल्कि निरंतर उपस्थिति के माध्यम से कार्य करता था। यह सार्वजनिक भ्रम संघ के लिए चुनौती भी था और सुरक्षा भी। चुनौती इसलिए क्योंकि गलतफहमियां फैल सकती थी, और सुरक्षा इसलिए क्योंकि अस्पष्टता ने उसे सीधे टकराव से बचाए रखा। इस काल में संघ ने यह स्वीकार किया कि हर संगठन को तत्काल समझा जाना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी इतिहास में स्थान पाने के लिए समय और धैर्य दोनों की आवश्यकता होती है। इस काल में औपनिवेशिक प्रशासन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर नियमित निगरानी रखी। विभिन्न प्रांतीय स्तरों पर तैयार की गई रिपोर्टों में संघ का उल्लेख मिलता है, पर इन दस्तावेजों की एक स्पष्ट सीमा दिखाई देती है। प्रशासन संघ की गतिविधियों को देख तो रहा था, लेकिन उसके उद्देश्य और स्वरूप को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। रिपोर्टों में अनुशासन, नियमित एकत्रीकरण और युवाओं की भागीदारी का जिक्र मिलता है, पर जहां प्रशासन किसी राजनीतिक एजेंडा या विद्रोही तैयारी की अपेक्षा करता था, वहां उसे ठोस प्रमाण नहीं मिलते थे। यही कारण था कि संघ को किसी स्पष्ट श्रेणी में रख पाना कठिन हो गया। यह स्थिति संघ के लिए दोहरी थी। एक और यह अस्पष्टता उसे तत्काल दमन से बचाती थी, दूसरी ओर गलतफहमियों की गुंजाइश बनी रहती थी। प्रशासनिक दृष्टि से जो स्पष्ट नहीं होता, वह अक्सर संदेह का विषय बन जाता है। संघ ने इस स्थिति का सामना किसी प्रतिवाद या स्पष्टीकरण से नहीं किया। उसने अपनी कार्यप्रणाली में कोई दिखावटी बदलाव नहीं किया। शाखा चलती रही, प्रशिक्षण चलता रहा और संगठन अपनी आंतरिक लय पर कायम रहा। इतिहास में कई बार ऐसा होता है कि संस्थाएं अपनी वास्तविक पहचान से अधिक दूसरों की धारणाओं के कारण परखी जाती हैं। इस काल में संघ ने यह स्वीकार किया कि बाहरी आकलन उसके नियंत्रण में नहीं है। उसके नियंत्रण में केवल उसकी प्रक्रिया है, और उसी पर टिके रहना सबसे सुरक्षित मार्ग है।
यह चरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए केवल सहनशीलता का नहीं, बल्कि सीख का भी था। बाहरी दबावों, संदेहों और अपेक्षाओं के बीच संगठन ने कुछ मौलिक बातें आत्मसात कीं, जो आगे चलकर उसकी पहचान का हिस्सा बनती हैं। पहली सीख यह थी कि भावनात्मक प्रतिक्रिया संगठन को तत्काल राहत तो दे सकती है, लेकिन दीर्घकाल में उसे कमजोर करती है। दूसरी सीख यह थी कि स्पष्ट प्रक्रिया और अनुशासन बाहरी परिस्थितियों से अधिक भरोसेमंद होते हैं। और तीसरी सीख यह कि हर समय नेतृत्व का अर्थ सामने आकर बोलना नहीं होता, कई बार नेतृत्व का अर्थ होता है स्थिर रहना। इस काल में संघ ने यह भी समझा कि संगठन को व्यक्ति से ऊपर रखना अनिवार्य है। जब परिस्थितियां कठिन होती हैं, तब व्यक्तियों की भावनाएं तीव्र हो सकती हैं, लेकिन संस्था तभी टिकती है जब उसकी दिशा व्यक्तिगत आवेगों से प्रभावित न हो। इन सीखों का कोई औपचारिक दस्तावेज नहीं बना, इन्हें किसी घोषणा में नहीं बदला गया। ये सीखें व्यवहार के माध्यम से विकसित हुईं, शाखा की निरंतरता में, नेतृत्व के मौन में और स्वयंसेवकों के संयम में। यही कारण है कि यह काल संघ के इतिहास में भले ही कम चर्चित हो, लेकिन उसकी संरचना के लिए अत्यंत निर्णायक सिद्ध होता है। यह वह समय था जब संगठन ने भविष्य के लिए अपने भीतर आवश्यक मजबूती विकसित की। इस पूरे चरण का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह रहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वरूप धीरे धीरे व्यक्ति केंद्रित से संस्था केंद्रित होता चला गया। प्रारंभिक वर्षों में किसी भी संगठन की पहचान अक्सर कुछ प्रमुख व्यक्तियों से जुड़ी रहती है, लेकिन कठिन समय यह तय करता है कि संगठन उस सीमा से आगे बढ़ पाएगा या नहीं। इस काल में संघ की गतिविधियां किसी एक चेहरे या वक्तव्य पर निर्भर नहीं रहीं। शाखा स्वयं एक इकाई बन चुकी थी। उसकी नियमितता, उसकी मर्यादाएं और उसका अनुशासन संगठन की पहचान बनते जा रहे थे। नेतृत्व की भूमिका भी इसी दिशा में विकसित हुई। नेतृत्व मार्गदर्शन देता था, लेकिन निर्णयों को व्यक्ति की इच्छा पर आधारित नहीं होने देता था। इससे संगठन में निरंतरता बनी रही, भले ही बाहरी परिस्थितियां बदलती रहीं। यह संक्रमण सहज नहीं था। इसमें समय लगा, धैर्य लगा और कई बार स्वयं को रोकने का अभ्यास करना पड़ा। लेकिन यही अभ्यास संघ को एक आंदोलन की सीमाओं से बाहर निकालकर एक दीर्घकालीन संस्था के रूप में स्थापित करता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो यह काल संघ के लिए निर्माण का एक मौन चरण था। बिना शोर, बिना प्रचार, लेकिन गहरे स्तर पर। यही मौन निर्माण आगे आने वाले वर्षों में संघ की भूमिका को समझने की कुंजी बनता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, यह स्पष्ट होता गया कि भारत एक और बड़े मोड़ की ओर बढ़ रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन की तीव्रता बढ़ चुकी थी और औपनिवेशिक शासन के साथ टकराव की संभावनाएं स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। वातावरण में एक प्रकार की प्रतीक्षा थी, ऐसी प्रतीक्षा जो शांत नहीं थी, बल्कि भीतर ही भीतर उबल रही थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बदलते वातावरण को अनदेखा नहीं कर रहा था। संघ के स्वयंसेवक भी उसी समाज का हिस्सा थे, जो आने वाले संघर्ष की आहट महसूस कर रहा था। लेकिन संगठन के स्तर पर यह समझ बन चुकी थी कि आने वाला समय भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से नहीं, बल्कि आंतरिक मजबूती से पार किया जा सकेगा। यह वह क्षण था जब संघ को अपने पिछले निर्णयों की सार्थकता परखनी थी। क्या अब तक अपनाया गया संयम पर्याप्त था? क्या शाखा प्रणाली आने वाले दबावों को सहन कर पाएगी? इन प्रश्नों के उत्तर किसी बैठक या प्रस्ताव में नहीं खोजे गए। उत्तर संगठन की दैनिक प्रक्रिया में निहित थे। संघ ने यह मान लिया था कि आगे का समय कठिन होगा, लेकिन उसने यह भी स्वीकार किया कि कठिनाई का सामना घोषणाओं से नहीं, बल्कि तैयारी से किया जाता है। यही तैयारी, अदृश्य, मौन और निरंतर, इस चरण की विशेषता थी। इस चरण में
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तैयारी का स्वरूप बाहरी दृष्टि से लगभग अदृश्य था। न कोई विशेष योजना सार्वजनिक की गई, न किसी प्रकार की रणनीतिक घोषणा की गई। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि संगठन निष्क्रिय था। तैयारी का केंद्र बाहरी घटनाओं के बजाय आंतरिक सुदृढ़ता पर था। शाखाओं की नियमितता, स्वयंसेवकों का अनुशासन और संगठनात्मक मर्यादाओं का पालन, यही तैयारी के मुख्य साधन थे। संघ यह मानता था कि यदि उसकी बुनियाद मजबूत रहेगी तो वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकेगा। यह तैयारी किसी तात्कालिक लक्ष्य के लिए नहीं थी। इसका उद्देश्य था संगठन को मानसिक और संरचनात्मक रूप से स्थिर बनाए रखना। स्वयंसेवकों को यह समझ दी जा रही थी कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, संगठन की प्रक्रिया नहीं बदलेगी। यह दृष्टिकोण कई लोगों को असहज करता था। अक्सर यह प्रश्न उठता था कि क्या बिना किसी स्पष्ट कार्य योजना के आगे बढ़ना संभव है? संघ का उत्तर था, कार्य योजना घोषणाओं में नहीं, आचरण में होती है। इतिहास में कई बार तैयारी को केवल रणनीति के रूप में देखा जाता है, लेकिन इस काल में संघ ने तैयारी को एक संस्कार के रूप में विकसित किया, ऐसा संस्कार जो संकट के समय स्वतः प्रकट होता है। यही मौन तैयारी आगे आने वाले निर्णायक क्षणों की पृष्ठभूमि बनती है। इस पूरे चरण को समझने के लिए एक शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, मौन। यह मौन निष्क्रियता का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक सचेत नीति थी। जब चारों ओर प्रतिक्रियाओं का शोर था, तब मौन रहना स्वयं में एक कठिन निर्णय था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस काल में यह स्वीकार किया कि हर परिस्थिति में बोलना आवश्यक नहीं होता। कई बार बोलना संगठन को तात्कालिक संतोष दे सकता है, लेकिन दीर्घकाल में उसे उसकी मूल दिशा से भटका सकता है। इसलिए मौन को कमजोरी नहीं, बल्कि अनुशासन के रूप में अपनाया गया। यह मौन संगठन की हर परत में दिखाई देता था, नेतृत्व में, शाखाओं में और सार्वजनिक उपस्थिति में। इसका अर्थ यह नहीं था कि विचार नहीं थे या समझ नहीं थी, बल्कि इसका अर्थ यह था कि विचारों को कार्य और आचरण के माध्यम से व्यक्त किया जा रहा था, शब्दों के माध्यम से नहीं। इतिहास में अक्सर उन क्षणों को अधिक याद किया जाता है जहां घोषणाएं हुईं और टकराव दिखाई दिए। लेकिन कुछ काल ऐसे भी होते हैं जहां मौन निर्णय भविष्य की दिशा तय करते हैं। यह चरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास में ऐसा ही एक काल था। यही मौन आगे आने वाले समय में संघ के सामने आने वाली सबसे कठिन परीक्षाओं की पृष्ठभूमि तैयार करता है, और यहीं से अगला अध्याय आरंभ होने वाला है। इस पूरे काल को यदि संक्षेप में समझा जाए तो यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास का सबसे कम चर्चित लेकिन सबसे निर्णायक चरणों में से एक है। यह वह समय नहीं था जब बड़े आयोजन हुए हों या जब सार्वजनिक मंचों से घोषणाएं की गई हों। इसके विपरीत यह एक ऐसा काल था जिसमें संगठन ने स्वयं को बाहरी घटनाओं से अधिक अपने भीतर गहराई से परखा। इतिहास अक्सर उन क्षणों को याद रखता है जहां टकराव दिखाई देते हैं, आंदोलन उभरते हैं और सत्ता के समीकरण बदलते हैं। लेकिन संस्थाओं का वास्तविक निर्माण कई बार ऐसे शांत कालों में होता है जहां निर्णय शोर के बिना लिए जाते हैं। यह चरण उसी प्रकार का था। इस दौरान संघ ने यह स्पष्ट रूप से तय किया कि वह किस प्रकार का संगठन नहीं बनेगा। वह भावनात्मक उभार का उपकरण नहीं बनेगा। वह तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए अपनी प्रक्रिया नहीं बदलेगा, और वह बाहरी दबावों के कारण अपनी आंतरिक मर्यादाओं से समझौता नहीं करेगा। इन निर्णयों का कोई औपचारिक दस्तावेज नहीं बना, न इन्हें किसी सभा में घोषित किया गया, लेकिन ये निर्णय संगठन के व्यवहार में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। शाखा की निरंतरता, नेतृत्व का संयम और स्वयंसेवकों का धैर्य, ये सभी इस काल की मौन विरासत बन गए।
इसी कारण यह चरण इतिहास की पुस्तकों में भले ही सीमित रूप में दिखाई दे, लेकिन संघ की संरचना और सोच को समझने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। एपिसोड 6 हमें यह नहीं बताता कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस काल में क्या किया। इसके बजाय यह हमें यह समझने में सहायता करता है कि उसने किन रास्तों को जानबूझकर नहीं चुना। और कभी-कभी इतिहास में यही न चुने गए रास्ते सबसे अधिक अर्थपूर्ण होते हैं। संघ ने इस चरण में यह स्पष्ट किया कि संगठन की पहचान केवल उसके कार्यों से नहीं, बल्कि उसके संयम से भी बनती है। जब चारों ओर प्रतिक्रिया की अपेक्षा थी, तब स्थिर रहना एक कठिन निर्णय था। लेकिन यही निर्णय आगे आने वाले समय की तैयारी बन गया। यह एपिसोड हमें यह भी दिखाता है कि सामाजिक संस्थाएं केवल आंदोलन के क्षणों में नहीं बनती, वे उन शांत कालों में आकार लेती हैं, जहां निरंतरता, अनुशासन और धैर्य को प्राथमिकता दी जाती है। संघ के लिए यह काल ऐसा ही एक निर्माण काल था, बिना प्रचार, बिना घोषणाओं के। अब इतिहास एक नए मोड़ की ओर बढ़ने वाला है। राष्ट्रीय आंदोलन अपने सबसे निर्णायक चरण में प्रवेश करने वाला है। और वही संगठन, जिसने अब तक मौन और संयम को अपनी नीति बनाया था, एक नई और कहीं अधिक कठिन परीक्षा के सामने खड़ा होने वाला है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि यह मौन नीति, यह आंतरिक तैयारी और यह संस्थागत स्थिरता एक बिल्कुल अलग परिस्थिति में कैसे परखी जाती है। यहीं से अगले अध्याय की शुरुआत होती है।